करते हैं। अभी का हम लोग टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। मोहित्र जी, जो हम शुरू करेंगे, द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या धंधा करने वाला या व्यवसायी, और ये सब उसका स्पिरिट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगेन अभी ये जो फर्स्ट हाफ का जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट मतलब पहला जो टॉपिक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपने पहले कभी सुनी हुई होंगी, पर हो सकता है थोड़ा सा नए पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा। हो सकता है कभी आपने गुरुकुल में या इसमें इन चीजों को किया होगा, बट अगेन उन सब के रिवीजन के साथ में फिर से एक बार हम लोग उसको नए तरीके से एक बार अप्रोच करेंगे, सीखेंगे, राइट? तो so we are all ready to begin, right? चलो थोड़ा लाइटिंग वगैरह हो जाने दो, ठीक है? ओके, तो पहले एक लाइट चमक रहा था मेरी आंख में, अब दो लाइट चमक रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से ठीक है, इट्स ओके, वो थोड़ी देर में मैं यूज्ड टू हो जाऊंगा। ओके, अब सबसे पहले पिछली स्लाइड पे जाएंगे मित्र जी, पिछली स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? कोई दिक्कत है? ठीक है ना? एंटरप्रेन्योरशिप, द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब जिन लोगों ने कभी कुछ गुरुकुल किया है, कुछ याद होगा आपको, हो सकता है कुछ याद आ रहा हो कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। मतलब एक व्यवसायी या एक बिजनेसमैन मूलतः क्या होता है। वो धंधा कोई भी कर रहा हो, मैं हमेशा बोलता हूं ना, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ रियल एस्टेट पर्सन, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ पैथोलॉजिस्ट, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ मनिहारी की शॉप, जैसे हमारे गुप्ता जी की है, अपन बोल सकते हैं ना मनिहारी की शॉप, आपकी इसको बोल, फर्स्ट बिजनेसमैन देन किचन वेयर सप्लायर, मॉड्यूलर किचन सप्लायर। तो ऑलवेज फर्स्ट अ बिजनेसमैन, फिर हमारे धंधे का जो नाम आता है वो आता है। सो वी आर ऑल बेसिकली बिजनेसमैन, हमारी स्पेशलिटी अलग अलग है, पर हम सब क्या हैं? बिजनेसमैन। हमारी स्पेशलिटी अलग अलग है। हम में से कुछ लोगों की दो स्पेशलिटीज है, अगर हम दो धंधा करते हैं तो फर्स्ट अ बिजनेसमैन एंड देन, और अगर ये बिजनेसमैन वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, तो फिर ये सेकंड जो हमारा है, जो जिसमें हमारी स्पेशलिटी है, वो हमको अपने आप समझ में आ जाएगी। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं, जब सर वहां तो सब अलग अलग फील्ड के बिजनेसमैन रहेंगे सर, तो सबको आप कैसे सिखाएंगे? और ये वैलिड सवाल है, दिमाग में आ सकता है आपको भी, सर ये डॉक्टर्स की मीटिंग है क्या? बोला नहीं, वहां दूसरे भी रहेंगे। तो सर जब वहां कोई एक रियल एस्टेट वाला भी बैठा है, ठीक है, वहां पर कोई डॉक्टर भी बैठा है, कोई वकील भी बैठा है, कोई ट्रेडर भी है, कोई ये भी है, तो कैसे सब एक ही इससे सीख सकते हैं? कैसे सबके फायदे का हो सकता है? इसका आंसर ये है कि बेसिकली सब लोग पहले क्या है? बिजनेसमैन। मैं सबके बिजनेसेस का एक्सपर्ट नहीं हूं भाई, और ना हो सकता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम होटल इंडस्ट्री के बारे में, पर नीरज बैठ के क्यों सुन रहा है? टेल मी, क्यों झारसुगड़ा से आए? मुझे इनके धंधे के बारीकियां नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा अपना एक बिजनेस है। फिर क्यों आए? इंटरनेट पे सब फ्री में अवेलेबल है, क्यों अच्छा भला सोमवार यहां पे आ गए? सोचने की बात है ना। क्यों आ गए? बिकॉज मैं किसको अपील करता हूं? मैं आपके अंदर के स्पेशलिस्ट को अपील नहीं कर सकता, मैं आपके अंदर के बिजनेसमैन को अपील करता हूं, इसलिए आप लोग सब यहां पर हैं, और उस स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए यहां पर एक पैथोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है, ठीक है, एक केमिकल वाला बैठा हुआ है, एक होटल वाला, एक ऑर्थोपेडिक्स, एक मनिहारी, एक किचन, मतलब इससे बड़ी डाइवर्सिटी और क्या होगी? और एक और आ रहे हैं अभी जो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वो लेबोरेटरी सप्लाईज का काम करते हैं, साइंटिफिक ट्रेडर्स वाले, बट सब एक ही मंच पे बैठे हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर फर्स्ट बिजनेसमैन एंड देन फिर हमारी स्पेशलिटी। तो हमेशा ये एक माइंडसेट वाली बात है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये होम्योपैथिक डॉक्टर प्लस मार्केटिंग करते हैं,
सब अलग अलग धंधे। सो इस बात को हमेशा ध्यान, आई एम अ बिजनेसमैन विथ ए स्पेशलिटी इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है, आई एम अ बिजनेसमैन। आपका बिजनेस एरिया ये कौन सा फ्लोर? व्हीट फ्लोर। अब बताओ कितना, एक व्हीट फ्लोर वाला और एक पैथोलॉजिस्ट एक टेबल पे बैठे हैं, और बताओ, ऑर्थोपेडिक्स, सॉरी, पर आपका पैथोलॉजी लैब भी है। हाँ, अब एक व्हीट फ्लोर मैदा बनाने वाला बंदा और एक पैथोलॉजिस्ट एक इसमें बैठ के ध्यान से सुन रहे हैं मेरे को। इज इट नॉट मैजिक? बट एक्चुअली इट इज नॉट मैजिक। व्हाई? क्योंकि यहां पर आपका जो हायर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन वो मुझे सुन रहा है। मुझे क्या पता मैदे के बारे में यार, मेरे को बस ये पता है कि भटूरा बनाने के लिए मैदा लगता है और रोटी बनाने के लिए आटा लगता है, ये मेरा नॉलेज है। पर ये बंदा बैठ के मुझे सुन रहा है और मुझे पता है आशीर्वाद आटा कोई होता है अच्छा माना जाता है, अब पता नहीं अच्छा होता भी है कि नहीं। सो दिस इज सो, अपने आप को पहले हमेशा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए होगा। तो अगेन कोई आपसे इंट्रोड्यूस अगर कोई पूछे, ठीक है, आई एम अ बिजनेसमैन विथ स्पेशलिटी इन फूड प्रोसेसिंग, जैसे आप बोल सकते हो, आप गेहूं को प्रोसेस करके आप जो भी आप बनाते हो, अलग अलग आइटम्स जो बनाते हो, ये आपका सही इंट्रोडक्शन होगा। आई एम अ businessman with speciality in electronic weighing machines. I am a businessman with speciality in hospitality industry. I am a businessman with speciality in daily needs items. तो एक बिजनेसमैन क्या होता है वो अगर हम समझ गए तो हमारी स्पेशलिटी तो आपको ज्यादा पता है, मेरे से ज्यादा पता है। सो अगेन इसको लिख लो, और अगर जो है यस यहां पर एक ये लिख लो, एक बिजनेसमैन क्या होता है। तुमको याद है डेफिनेशन? जिन्होंने गुरुकुल किया है, किन्होंने गुरुकुल किया है हाथ उठाओ। याद है डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? जितने भी याद है बोलो। Entrepreneur is a person who takes resources from lower level to higher level. ऑफ व्हाट? Productivity. वंडरफुल, तालियां एक बार नीरज के लिए, तालियां, वंडरफुल। तो एक बिजनेसमैन कौन होता है? जो किसी भी एक रिसोर्स को लेता है, किसी भी रिसोर्स को, रिसोर्स यानी क्या? संसाधन, और उसके एग्जांपल्स की अपन बात करेंगे ना। दिस वाज सो ब्यूटीफुली टॉट टू अस बाय संतोष नायर सर, और मैं हमेशा ये एक जो सबसे बेसिक चीज है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। जो जब मैं गुरुकुल कर रहा था और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था ये कर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं तो एक पैथोलॉजिस्ट हूँ जो जा रहा, मैं वहां से एक एंटरप्रेन्योर बन के निकला। कोई भी किसी भी एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? किसी भी रिसोर्स को एक लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से एक हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी तक लेकर के जाता है। बेसिकली यही काम होता है एंटरप्रेन्योर का। तो लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में लेकर के जाता है, तो नेचुरली पैसा बनेगा, नेचुरली वैल्यू डेवलप होगा, नेचुरली हायर वैल्यू पे जब हम लेकर के जाते हैं तो हम उसका जो है उसका अर्थ लाभ हमको मिलता है, और यही है बिजनेस। अब दोपहर को आज जो सर्जरी होने वाली है सचदेवा नर्सिंग होम में, ठीक है, वो उस बंदे का जो एक्सीडेंट हुआ है, और देख के तो मुझे लग रहा है ट्रक चला गया उसके पैरों के ऊपर से, ठीक है। उसके पैरों की अभी प्रोडक्टिविटी क्या है? 0, माइनस, लायबिलिटी है बेचारा। भले उसका पैर काटना पड़े, ये काटना पड़े, उस व्यक्ति की अभी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 0, माइनस में, लायबिलिटी में। नाउ व्हाट डॉक्टर अभिषेक इज गोइंग टू डू इन द आफ्टरनून? कोई जल्दी नहीं है, सोचो और बताओ। वो एक रिसोर्स, आदमी एक रिसोर्स है, संसाधन है, मानव संसाधन है। इंसान तो सबसे प्रीशियस रिसोर्स होता है। उस बंदे की बेचारे की प्रोडक्टिविटी अभी क्या है? बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ये सर्जरी करेंगे तो क्या होगा? मुझे बताइए क्या होगा? नहीं, क्या ये सर्जरी करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मुझे पता। क्या होगा? सर्जरी करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? उसकी लाइफ प्रिजर्व होगी, वंडरफुल। और क्या होगा? और क्या होगा? वो वापस काम करने लगेंगे। वो अभिषेक जी की उन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की। करेक्ट, आप लोग समझ गए क्या होगा? उसकी सर्जरी होगी, सबसे पहले तो उसकी जान बचेगी, उसका जो भी पैर भले कटेगा लेकिन और इन्फेक्शन ना फैले, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ये वो करने वाले हैं,
ठीक है, उसके बाद में उसका पैर ठीक होगा, पैर ठीक होगा, जख्म भरेंगे, भले ठूंठ रह जाएंगे बेचारे के, उसके बाद क्या होगा, किसमें वो उसकी हेल्प करेंगे, क्या करेंगे उसको, हीलिंग होगी, हीलिंग हो तो ऐसे ठूंठ के साथ छोड़ देंगे क्या, क्या करेंगे, प्रोस्थेसिस, प्रोस्थेसिस लेंगे, जो भी है, या तो बैसाखी रहेगी, कुछ भी रहेगी, बंदा चलने फिरने लगेगा। अल्टीमेटली ऊपर वाले से ये है कि इतनी शक्ति, युक्ति, भक्ति, बुद्धि और योग दे इनको कि उसको वो चलने लग जाए, और आज की उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, बंदा अपना नॉर्मल नहीं तो भी नियर नॉर्मल जीवन बिता लेगा, एक नकली पैर लगा के ये करके चलेगा, अपना काम धंधे पे वापस जाएगा। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी तक पहुंचा दिया। अब जब हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे पहुंचाएगा तो उसका अर्थ लाभ मिलेगा, और ये होगा। नाउ जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल, अभी जो दर्शन जी, ये जो अपने सज्जन जिन्होंने ये वीडियो का ये किया है, उनका नाम क्या है, चतुर्भान जी, चतुर्भान जी। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं चतुर्भान जी, क्या कर रहे हैं चतुर्भान जी, उनके माध्यम से इनके टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं, ये जो सेमिनार चल रहा है, जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी अभी हो कितने लोगों तक पहुंच रही है, यहां तक पहुंच रही है, एक इसकी प्रोडक्टिविटी है कि इसका असर हो रहा है। अब जब ये रिकॉर्डिंग होगा तो क्या होगा, क्या कोई लिमिट है कहां तक जा सकता है ये, हमारे इसमें जाएगा, दूसरे मेंबर्स देखेंगे और बाहर के मेंबर्स देखेंगे, यूट्यूब पे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, हो सकता है लाखों लोग, अल्टीमेटली लाखों लोगों तक इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचेगा। Why will we pay him? Why will I pay him? Why should I pay him? Why? Because मेरे इस प्रोडक्टिविटी को 100 गुना करने वाले हैं इनके ये वीडियो। ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? हाँ। ठीक है, विल आई नॉट पे हिम? पे करें। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसी का पूरा ये बिगड़ जाए, मेरी प्रोडक्टिविटी इससे भी लो हो जाए, विल आई पे हिम? नो, आई विल नॉट पे हिम। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी तक हम गए क्या? नहीं गए। गुप्ता जी की बात करते हैं, गुप्ता जी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी आप रखते हैं, ये रखते हैं। अब एक लेडी है, प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम की नहीं होती, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम में होती है क्या? एक लेडी जो खुद फील करती है, उसकी जो एक प्रोडक्टिविटी है, भले हाउसवाइफ हो, एक प्रोडक्टिविटी है, उसका अपना एक सोसाइटी में स्थान है, उसके हस्बैंड की वजह से उसका स्थान है, उसकी अपनी पर्सनालिटी की वजह से उसका स्थान है। वो इनकी शॉप में जाती है, क्यों पे करती है? सामान के लिए। किसी ना किसी रूप में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसके लुक्स इंप्रूव होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, वो मनिहारी का सामान, वो पाउडर हो सकता है, वो जो भी हो सकता है, जो भी आइटम्स आप बेचते हैं, वो इत्र हो सकता है, वो डिओडोरेंट हो सकता है, वो जो भी हो सकता है, बिंदी है, ठीक है, और अन्य जो काफी सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये है, वो यूज करके उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एज अ पर्सन, शी पेज, खुशी से देती है। सो ऑल ऑफ अस, किचन, ये सब मैं कर लेता हूं। तो एक एंटरप्रेन्योर, बेसिकली आपका काम क्या है? आपका काम एक लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिव, एक रिसोर्स को लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पर लेकर के जाना, और जब आप वो करते हो आपको पेमेंट मिलता है। सीधी बात, आपको पेमेंट मिलता है लोअर लेवल ऑफ। अच्छा, अब मुझे बताइए, हमने कहा रिसोर्स लोअर प्रोडक्टिविटी से हायर प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? रिसोर्स के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? कल का लेक्चर किसने किसने सुना था? कुछ भी हो सकता है रिसोर्स। मरा हुआ घोड़ा, मरा हुआ घोड़ा, भले वो स्टोरी थी, लेकिन बेसिकली वो क्या, मैं जब कार में सुनते सुनते आ रहा था, मैं ही सुन रहा था, यार मरे हुए घोड़े की प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है?
पर उसके माध्यम से क्या धंधा किया उस बंदे ने, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगेन यहां पर आप एक रिसोर्स हो और आप जब मेरी ट्रेनिंग में आते हो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप मुझे पे करते हो, सम्मान देते हो, बैठ के सुनते हो, मेरे बारे में अच्छी बातें बोलते हो। सो अलग अलग रिसोर्सेस क्या है इसके, मुझे एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल, टाइम इज अ रिसोर्स, प्लेस इज अ रिसोर्स। प्लेस यानी लोकेशन, जहां पर आपका एक दुकान की कितनी प्रोडक्टिविटी है, एक दुकान का एक लोकेशन है। एनीथिंग, यस, एम्प्लॉइज आर अ रिसोर्स। टाइम इज अ रिसोर्स। पर घंटे कितनी प्रोडक्टिविटी होती थी, अब पर घंटे इतनी प्रोडक्टिविटी होती है, करेक्ट है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, दिन के 24 घंटे ही हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को जो बढ़ा सकता है और टीम को यूज करके ये करके। सो फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी टू हायर। तो अगेन एक एंटरप्रेन्योर का काम रहता है लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, किसी भी चीज को लेकर के जाना। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, टीम मेंबर भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक टेबल भी हो सकता है। ये टेबल को यूज करके प्रोडक्टिविटी कैसे निकल सकती है। सो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेसमैन हो विद स्पेशलिटी इन जो भी फील्ड आपने चुनी है, और आपका काम है रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जिसके एवज में आपको पैसा मिलता है, ठीक है, राइट। अब कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा? एक डॉक्टर की फीस 1500 हो सकती है, 5000। एक वकील 5 मिनट का ये करके, कुछ तो भी ये करके 1.5 लाख का बिल भेज सकता है, भेजता भी है। आज आपको कपिल सिब्बल का टाइम चाहिए, आप 10 मिनट बात करेंगे, 10 लाख का बिल आएगा आपको, 10 लाख का बिल आएगा। अगेन ये कैसे डिसाइड होगा, क्यों वो 10 लाख मांगते हैं और देने वाले देते हैं? ये क्या बात हुई? इसका भी आंसर है, वो 3 चीजें क्या है जो आपका भाव तय करता है, जो आपका भाव तय करता है। डोनाल्ड ट्रंप को बुलाना है तुमको भाषण देने के लिए, वो मिलियंस में बात करेगा, पहले तो बात ही शायद ना करे, ठीक है। अगर आपको बिल क्लिंटन को बुलाना है बात करने के लिए, तो ये भाव कैसे तय होता है? इसके 3 पैरामीटर्स रहते हैं। नंबर वन कि जो चीज दी जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द थिंग बीइंग ऑफर्ड, वो जो चीज दी जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले। नंबर टू वो काम आप किस खूबी से करते हैं, वो आपका भाव तय करता है। और तीसरा, आपको रिप्लेस करना कितना कठिन है, ये तीसरी चीज है जो आपका भाव तय करती है, करेक्ट है। कि उसकी वैल्यू कितनी है जो चीज आप दे रहे हो। ये तो पर सिर्फ एक चीज हो गई। इलाज एक डॉक्टर, एक साधारण डॉक्टर भी कर रहा है, इलाज एक वो डॉक्टर भी कर रहा है जो बोलता है कि भाई मेरे को 5000 फीस चाहिए कंसल्टेशन की। तो ये डिफरेंस क्यों है? इलाज ये भी है, इलाज वो भी है। तो पहली चीज तो भाई इलाज महत्वपूर्ण है, ये भी दे रहा है, इलाज महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलाज। नंबर 2, किस तरीके से वो काम किया जा रहा है। सचिन तेंदुलकर, बैटिंग इज इंपॉर्टेंट, वो काम कैसे करता है, किस हुनर के साथ में करता है, वो भाव तय करता है। तीसरा, कितना डिफिकल्ट है आपको रिप्लेस करना। तो अगर आपको अपना भाव बढ़ाना है, अपना रेट बढ़ाना है, तो इन 3 चीजों पे ध्यान दो कि जो चीज आप दे रहे हो वो कितनी वैल्यूएबल है। नंबर 2, उसको डिलीवर करने की आपकी काबिलियत कितनी है। और नंबर 3, आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है।
एक मजदूर को डेली का कितना ये मिलता है, जो क्या बोलते हैं ना उसको, रेजा और कुली को डेली की मजदूरी कितनी मिलती है? अभी कितना चल रहा है? दिन भर काम करके 300-400 रुपए। अगेन क्यों उसको इतना कम मिलता है दिन भर की मेहनत का? और एक डॉक्टर कंसल्टेशन कर रहा है इसी रूम में बैठ करके, ये डिफरेंस क्यों है भाई? कभी सोचा क्यों है ये डिफरेंस? अब ये जो 3 पैरामीटर्स मैंने बताया, इसको ध्यान में रख के बताओ कि एक मजदूर को दिन भर के 300 रुपए मिलते हैं और एक डॉक्टर जिसने सिर्फ कंसल्टेशन किया, या वकील जिसने सिर्फ कंसल्टेशन किया सुबह से शाम तक, उसने लाखों बना लिए। क्या डिफरेंस है? सो नंबर वन, वो जो मजूरी उसकी कितनी प्रेशियस है, मजूरी प्रेशियस है। दूसरा वो मजूर कैसे वो काम करे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उस मजूर को रिप्लेस किया जा सकता है? बहुत इजीली किया जा सकता है। दैट इज द डिफरेंस। एक मजूर नहीं है, दूसरा जो ऑलमोस्ट एक कमोडिटी है। चल तू नहीं भाई, चल तू आ जा। कपिल सिब्बल का रिप्लेसमेंट वैसा मिलेगा क्या? नहीं। एंड दैट इज द डिफरेंस, कि जो व्यक्ति अपनी वैल्यू डिमांड करता है। सचिन को रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं। बच्चन साहब 2 मिनट बोलने के 3 करोड़ लेते होंगे, या जो भी मैं उतना ही लेते होंगे। तो वो बच्चन साहब के बोलना कितना वैल्यूएबल है? नंबर 1 भाई, हम आप दूसरा भी तो बोल सकता है ना, वही बात बोलनी है। नंबर 2, बच्चन साहब बोलते कैसा है? तो कोई मिमिक्री आर्टिस्ट भी बोल सकता है। तीसरी बात आ गई, क्या बच्चन साहब को रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और वो रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका वो 3 करोड़ है। ऑफ कोर्स वो तो है ही कि जब वो बोलते हैं तब वो उस अंदाज में बोलते हैं, और जो वो वैल्यू 2 बूंद जिंदगी की जो वो बोलते हैं, तो वो उसकी भी वैल्यू है। पर ये तीनों का मिला करके कोई फिल्म में एक्टर अमिताभ बच्चन को लिया, तो वो बच्चन साहब की जो अदाकारी है, और बच्चन साहब को रिप्लेस करने का क्या कितना आसान है रिप्लेस करना है। कॉस्ट क्या होगी उनको रिप्लेस करने की? फिल्म के कॉस्ट में बच्चन साहब की जगह किसी दूसरे एक्टर को ले, भले बेहतरीन एक्टिंग करे, वो फिल्म में वो दम आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज बच्चन साहब की ब्रांड वैल्यू। सो ये चीजें अगर आप ये करोगे कि भाई मुझे क्यों नहीं मिलता मेरा भाव, तो अब हमको पता चल गया कि भाव मिलने के लिए क्या करना होगा। करेक्ट है? सो दिस, ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंड अगेन ये माइंडसेट। और अब ये ऐसी चीज है कि ऑनलाइन प्रोग्राम में जहां पे हम टूल्स एंड टेक्निक्स की बातें करते हैं, वहां पे न इतना समय होता है और ना वो सही जगह है ये बातें करने की। ये फेस टू फेस ऐसे कार्यक्रम में समझाई जा सकती है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, बिजनेसमैन होता क्या है। और तीसरा जो एक एस्पेक्ट जो है, दैट इज द स्पिरिट ऑफ रिस्क। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, उसका रिस्क एपिटाइट होता है। क्या रिस्क लेता है एंटरप्रेन्योर? ओके, एक एंटरप्रेन्योर ना भविष्य का सौदागर होता है। लिख लो इसको, वो उम्मीद का सौदागर होता है। और भविष्य पे दांव लगाना है ना रिस्क, उम्मीद पे दांव लगाना है ना रिस्क। भविष्य का सौदागर, उम्मीद का सौदागर, उम्मीद का सौदागर। जहां रिस्क ज्यादा, वहां रिटर्न के चांसेस ज्यादा, वहां रिटर्न के चांसेस ज्यादा। मेरे को बताओ, अश्योर्डनेस एंड रिटर्न्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अश्योरेंस, इतना रिटर्न मिलेगा ही, और कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब अश्योर्डनेस कि भाई पक्का पता है कि रिटर्न मिलेगा ही। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट के भी इसमें देखो, जहां पता है कि इतना इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा ही।
ठीक है, और जहां अनसर्टेनिटी है, जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा, वहां रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा। सेफ गेम खेलने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता, राइट? इन्वेस्टमेंट में भी वही होता है ना। फिक्स्ड कौन से है कि जहां पर अपने को पता है इतना रिटर्न मिलने वाला है? एफडी है, इंश्योरेंस है, अपना बैंक का ये है, पर कितना रिटर्न मिलता है? सिंगल डिजिट परसेंटेज में ही होता है। करेक्ट है? क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं है, पता है इतना तो मिलेगा ही। तो एंटरप्रेन्योर अपना पैसा बैंक में क्यों नहीं रखता भाई? एफडी करके क्यों नहीं रखता? पूरा झंझट हटाओ ना यार, एफडी में तो मिल ही रहा है ना, क्यों इतना पूरा प्रपंच रचू मैं? हाँ, तो क्या एलिमेंट है? और इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं ले सकता, या कोई भी व्यक्ति जिसका रिस्क एपिटाइट नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकता, ना उसको करना चाहिए। वो जॉब करेगा, या जॉब करते करते थोड़ा उसका ये जरूर होगा, ये भी कुछ कर लूं, ये भी कुछ कर लूं। दूसरा एंटरप्रेन्योर्स को देख के उसके मन में कभी कभी हिलोरें उठेंगी, लेकिन अगर रिस्क लेने की स्पिरिट नहीं है उसमें, वो एक टेंडेंसी होती है, वो एक किमाश होता है, वो एक मिट्टी होती है। किमाश है ना मिट्टी, किस मिट्टी का कोई बना है। तो ये है वो चीज जो एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनाती है। और रिस्क क्या है? भविष्य पे दांव लगाना, फ्यूचर पे दांव लगाना, ठीक है, उम्मीद पे दांव लगाना। और रिस्क में क्या होता है? रिस्क में क्या होता है? एक एम्प्लॉय, और मैं किसी भी तरीके से उनको कोई कम करके नहीं आंक रहा हूं, ये किमाश है भाई। हमारे भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, हमारी टीम में जो है वो एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि मैं हर बार जीत नहीं सकता, एंड ही इज ओके विथ इट। एंटरप्रेन्योरशिप मींस इस बात से तसल्ली होना कि मैं हर बार जीत नहीं सकता। एक चेस बोर्ड की तरह होती है एंटरप्रेन्योर की लाइफ। आश्चर्यजनक जीत भी होती है, धोबी पटके भी होते हैं कि नहीं होते? कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर बता दो जो हमेशा ही जीता हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हां, तो नौकरी पेशा आदमी क्या है? नौकरी पेशा आदमी कभी हारता नहीं, लेकिन कभी जीतता भी नहीं। एक ग्रे जिंदगी होती, ग्रे जिंदगी होती। एक दिन रिटायर हो जाना है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना है, ठीक है। सो दिस एलिमेंट ऑफ रिस्क स्पिरिट इज व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कितनी मतलब एक जिसको मैं बोलता हूं कि इतनी क्रेडिटेबल प्रजाति होती है इंसानों की, कि जो सिर्फ रिस्क से ही खेलता है, रोज रिस्क लेता है। एक नया टीममेट रखना रिस्क है, सैलरी तो देना है, ठीक है। एक नया आइटम आया, उस पर इन्वेस्ट करते हो आप, मंगवाते हो भाई इस उम्मीद में कि बिकेगा। तो रिस्क 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 धीरे 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 हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हमको रियलाइज भी नहीं होता कि हम रिस्क ले रहे हैं। पर एक नौकरी पेशा आदमी को बोल के देखो, इन्वेस्ट कर, बोल के देखो, वो क्या बोलेगा? उसको सर्टेनिटी चाहिए। हाँ, उसको सर्टेनिटी चाहिए। हाँ, उसको सर्टेनिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, सर्टेनिटी सिक्योरिटी अगर तुमको मिलेगी, वो मिलेगी, पर रिटर्न्स लो रहेंगे, क्योंकि रिस्क और रिटर्न्स इनवर्सली प्रोपोर्शन है ईच अदर के। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो वी हैव टू टेक। एक एंटरप्रेन्योर रिस्क का खिलाड़ी होता है, और उसमें
अब एंटरप्रेन्योर में भी डिफरेंस है कि एक एस क्वाड्रेंट वाला और एक बी क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, अब जब ये बेस अगर हमको समझ में आ गया एंटरप्रेन्योर का, कोई सवाल है यहां पर अभी? एनी क्वेश्चन? जो अभी तक जो हमारी बात हुई कि एंटरप्रेन्योर का मिट्टी क्या होती है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। हाँ, हाँ, यस, यही मैं बता रहा हूं। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के धंधे में वो जाता है। लो रिस्क धंधे भी होते हैं, हाई रिस्क धंधे भी होते हैं। बहुत सही सवाल पूछा। अब रिस्क एपिटाइट हर एक का अलग होता है। अब एंटरप्रेन्योर है, स्पिरिट ऑफ रिस्क उसमें है, स्पिरिट ऑफ रिस्क उसमें है। ठीक है, अब वो कौन सा, कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी उसमें है। हां, वो मिट्टी कैसी है, उतना वो इन्वेस्ट करेगा, जबकि उसको पता है ये पूरा का पूरा डूब भी सकता है। ठीक है, और ये 4 गुना भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ठीक है, हाँ दर्शन, हाँ, यस, एंटरप्रेन्योर हमेशा, ये दूसरी बात जो आपने बोली, मैं हमेशा बोलता हूं जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ये गलत कहावत है, एटलीस्ट एंटरप्रेन्योर के लिए तो गलत है। भाई चादर अपने आप बड़ी होगी क्या? चादर अपने आप बड़ी होती है क्या? होती है क्या? नहीं होती है। चादर बड़ी करना पड़ता है। सो ये कहना कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, ये टिपिकल ई क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति ले, भाई तेरी सैलरी कितनी है, उतने पैर फैला, उतने। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, वो आपकी बात सही है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ अभी, परंतु चादर बड़ी करते रहो। मुख्य बात यह है जो मेरा मानना है। ठीक है, अभी जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, पर चादर बड़ी करने की जुगत में लगे रहो। चादर बड़ी करो, फिर उतने पैर फैलाओ, और चादर बड़ी करो, फिर उतने पैर फैलाओ, और चादर बड़ी करो, फिर उतने पैर फैलाओ। ठीक है, चादर बड़ी, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, पर आगे का पुछल्ला बहुत जरूरी है। चादर बड़ी करते रहो, ताकि कभी किसी जरूरतमंद ठंड में ठिठुरते व्यक्ति को भी पनाह दे सको। It is the extra which matters for an entrepreneur. मैंने उस दिन किसी से पूछा था, आप लोग थे कि नहीं थे, मैं बोला तुम्हारी शरीर की चौड़ाई कितनी है? कोई ना कोई होगा, याद होगा। हाँ, मैंने पूछा तुम्हारे शरीर की चौड़ाई कितनी है? बोले सर 1.5 से 2 फीट। 1.5 से 2 फीट? बोला उतनी 2 फीट की रजाई ले लेते हैं तुम्हारे लिए। 2 फीट की रजाई ले लेते हैं, चलेगा? नहीं, नहीं चले। क्यों? 2 फीट है ना चौड़ाई, कुछ लोगों की 3 फीट भी होती है। ले लेते हैं 2 फीट की चादर। आज नोट वोट क्या करोगे यार, छोड़ो, सुनो बात, मतलब कहीं तो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, तब नोट्स बनाना। अभी रिलैक्स करो, छोड़ो सब और सुनो बात, है कि नहीं? रिकॉर्डिंग मिल रही ना, अब हो रहा है ना भाई रिकॉर्ड। हाँ हाँ, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी चाहिए हमको। तू भी सुन रहा है ना? हाँ हाँ, वो सब देख के ही पेमेंट होगा, राइट? तो 3 फीट की लेते हैं ना ब्लैंकेट। बोले नहीं सर, चौड़ा चाहिए ब्लैंकेट। कितना चौड़ा? नहीं, बहुत चौड़ा चाहिए, मतलब ऐसे फोल्ड कर करके भी रख सकूं, मतलब ऐसा मस्त। इट इज द एक्स्ट्रा विच मैटर्स। अब किसको डालना है? अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं कुछ डालो, राइट? बात सही है। इट इज द एक्स्ट्रा विच मैटर्स। घर खर्च कितने में चल जाता है तुम्हारा? घर खर्च कितना है भी? राशन पानी बिजली मिला के? हाँ, मैं बोलता हूं एक औसत घर हमारा आपका, अगर हम हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे करें, 25,000 में घर चल जाता है, आराम से चल जाता है। हाँ? तो क्यों ऐसी तैसी करा रहे हो धंधे की इतनी? क्यों इतना आके यहां बैठे हो? सर मेरे को ये करना, मेरे को
इट इज द एक्स्ट्रा विच मैटर्स। घर तो 25,000 में चल जाता है, इट इज द एक्स्ट्रा विच मैटर्स। आदमी की बखत क्या, उसके पास एक्स्ट्रा कितना है बैंक में, उसके लिए हम सब ये करते हैं। घर कितने चाहिए, परंतु तो वो हो गई चादर, वो हो गई चादर, पर चादर बड़ी करो। और मैं उसी में ये आगे भी ये मैं करने वाला, क्यों ऑटोमेट करना है, क्यों बिजनेस बढ़ना चाहिए, क्यों खूब इनकम होनी चाहिए, क्यों ये सब होना चाहिए, जबकि हमारी अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उतनी है। क्यों बड़ा, आपने बेहतरीन टॉपिक छेड़ दिया, क्यों चादर बड़ी करनी है, इस पे आएंगे ना हम। यह घर तो 25,000 में चल जाता है, क्यों चाहिए है, बिकॉज, क्योंकि जब हम धंधा करते हैं, जब हम धंधा करते हैं, तब हमारे धंधा करने की वजह से ये जो हमारा किमाश है, ये जो हमारा किमाश है, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल के एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करने के लिए है। इसीलिए हम कभी नौकरी कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो एक तो रिस्क हो गया, और दूसरा ये वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन फॉर मी एज वेल एज फॉर अदर्स। क्योंकि वो किमाश क्या है, क्योंकि जब मैं टैक्स देता हूं देश चलता है। वो ना, वो क्वीन बी, वो जो बी वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था, कि जब हम धंधा करते हैं पूरा देश वो चलता है। हम सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रहना चाहते, हमारा जो रेडियंस, हमारा जो असर है वो चहुं ओर रहे। ये अगला चादर बड़ी करने की जुगत, ये एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होती है। करेक्ट है? सो जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, वो ठीक है, पर उससे प्राइमरी चीज क्या है, चादर बड़ी करो, चादर बड़ी करो। ठीक है, चादर बड़ी करो, और सो दैट आप ज्यादा पैर फैला सको। और फिर भी पैर तुम्हारे कितने फैलेंगे यार, इतना फैला दोगे थोड़ी देर बाद अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। करेक्ट है? पलंग के बाहर चला जाएगा, इधर इधर और बाहर चला गया, बोले अब तो मैं और फैला ही नहीं सकता। पर फिर भी चादर बड़ी करना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना है, इतने सारे टीम मेंबर्स को ये करना है, इतने सारे कस्टमर्स की सेवा करनी है, और अल्टीमेटली देश और दुनिया करके अपना नाम बनाना है। इसलिए चादर बड़ी करना बहुत जरूरी है। और ये होता है एक एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, भले प्रकट रूप से सोचता हो, लेकिन अगर उसका किमाश कुछ वैल्यू क्रिएट करके कुछ बड़ा करने का होता है, और वो होता है एक एंटरप्रेन्योर। अब ये जो दो सवाल आपके थे, उसका पर्याप्त जवाब आपको मिल गया कि पैर फैलाओ पर चादर भी बड़ी करती रहो। दूसरा, डिफरेंस फ्रॉम एस क्वाड्रेंट। अब क्या है, अब दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंड अगेन ये रिस्क वाली बात ही है। एक जो सिर्फ अपने पे दांव लगाता है, ठीक है, द नोन, आई एम नोन। एक जो अपने पे दांव लगाता है, वो एक तरह का एंटरप्रेन्योर होता है। और एक जो दूसरों की काबिलियत पे दांव लगाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एस क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट। याद आया वो जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो मैं जारी किया? नहीं तो वो वीडियो देखो, आप सबके कैंपस में वो सब 5 दिन का कोर्स पूरा सही सलामत वहां पड़ा हुआ है, अनदेखा। सुरक्षित है, एकदम एकदम सुरक्षित रखा हुआ है। लॉक एंड की में बोले 4 ताले, इतना की चाबी भी मिलती नहीं अब। हाँ, इतना की चाबी भी मिलती नहीं अब, अनदेखा पड़ा हुआ है। उसको देख, आप देखते हो, मुझे पता है। ठीक है। सो अब ये जो स्पिरिट ऑफ रिस्क है,
अगेन कोई कितना रिस्क लेगा, जो आपने बात की थी स्पिरिट ऑफ रिस्क, अगर मैं सिर्फ अपने तक ही दांव लगा सकता हूं, मेरे पे विश्वास और अपने तक ही दांव लगा सकता हूं, तो मैं बन जाऊंगा एक प्रैक्टिशनर, मैं बन जाऊंगा एक व्यवसायी, एक जो है मैं एक बिजनेसमैन जो है वो नहीं बनूंगा, एक सेल्फ एम्प्लॉयड। गॉट इट? अगर मेरा विश्वास सिर्फ मुझ पे है और दूसरा आप पे विश्वास अगर नहीं है मेरा, नहीं सिखाऊंगा। भाग्या तो समझो, किमाश समझो, कितनी खूबसूरत चीज है ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये समझो। भाग्या तो, चोरी कर दिया तो, मेरा कॉम्पिटिटर बन गया तो, ठीक है, मैनेज करने में दिक्कत, ज्यादा काबिल बन गया और मैनेज करने में दिक्कत हुई तो नहीं सिखाऊंगा। मैं हूं ना, मैं हूं ना, द ग्रेट अजय शेष है ना, मैं हूं ना। एस्क्वाड्रन, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं सिखाऊंगा, मैं जितना कर सकूं, ट्रेन नहीं करूंगा, ठीक है, वहां पे वो दूसरी ब्रांच नहीं डालूंगा, ये नहीं करूंगा। तो अगर मैं करूंगा, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही बेस्ट हूं, मुझसे मैं ही सबसे होशियार हूं मेरी कंपनी में, मेरे से ज्यादा काबिल कौन है, मेरे से ज्यादा काबिल तो कोई हो ही नहीं सकता। खुद पे अदम्य विश्वास, खुद पे अदम्य विश्वास, और बहुत अच्छी बात है, खुद पे अदम्य विश्वास होना बहुत अच्छी बात है। मैं डॉक्टर भी, सर्जरी तो मैं ही करूंगा भाई, भाई मैन्युफैक्चरिंग तो मैं ही देख सकता हूं, मैं राजेश साहू तो मैं ही देख सकता हूं, दूसरा कोई तो देख ही नहीं सकता। ये सोच ही लिया, और मैं दूसरों पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो मैं ही करूंगा। अरे भाई जब तू ही करेगा तो दिन में कितना करेगा, यहां पे आ जाती है लिमिट, क्योंकि दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो, 10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे, उससे ज्यादा ना कर सकते हो ना करना चाहिए। मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे, मेंटल इश्यूज हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाओगे, बिटर आदमी हो जाओगे, बहुत एक नेगेटिव आदमी हो जाओगे, उससे ज्यादा अगर काम किए अकेले सबके इसमें, राइट? फैमिली इश्यूज हो जाएंगे, करेक्ट है, फैमिली इश्यूज हो जाएंगे, तो 10 घंटे से ज्यादा तुम नहीं कर सकते काम। और आप में से कई बीवियों का डायलॉग आप सबने, आपकी पहली शादी तो अपने काम से हुई है, मेरे से तो दूसरी शादी है आपकी, मैं तो, हाँ ये तो, है कि नहीं, होता है कि नहीं? वो आपका धंधा तो साउथ है, मेरी सौतन है, हाँ यस, लाखों का सावन जाए। तो ये वो जो खुद पे अपना बहुत इसका विश्वास है और दूसरों पे विश्वास नहीं करता, तो इसकी फिर हालत ऐसी हो जाती है। और इसको क्या है कि जब ये दूसरों को देखता है ग्रो करते हुए, तो इसको लगता है यार मेरी मेहनत में कमी हो रही है, इसको लगता है यार मेरी जो है मेरी काबिलियत में कमी हो रही है, इसको लगता है यार अगेन मैं इन्हीं 10 घंटों, अगेन वही है ना, उसको वो 10 घंटों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है उसको, पर इस गलतफहमी में रहता है कि मैं अकेला ही वो कर सकता हूं, मैं अकेला ही वो कर सकता हूं, इस गलतफहमी में वो रहता है। और इसीलिए कई बार जब वो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है और मैं जब बोलता हूं कि भाई टीम को काबिल बनाओ, बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास सिर्फ खुद पे है। सर नहीं, मैं और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूं, वो तो भाई मैं तेरे को बताऊंगा, परंतु तू दिन में कितना काम कर सकता है, 10 घंटे कर सकता है, उससे आगे फिर, और वो तू ऑलरेडी कर रहा है, अब ग्रोथ कैसे होगी? अब ये उसको समझने में थोड़ा समय लगता है कि अब मेरा रिस्क एपिटाइट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अगर मेरे को रिटर्न्स ज्यादा चाहिए तो वही रिस्क वाला एलिमेंट, स्पिरिट ऑफ रिस्क, राइट? ये चीज ना किसी किताब में मिलेगी ना कहीं इस पे ही होगा, ये प्योर जिंदगी के अनुभव है, जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन का हेडेक।
अब उसको यह समझना होगा कि अपने आप पे जितना दांव लगाया, अपने आप पे दांव लगाने से ज्यादा जरूरी है अब दूसरों की काबिलियत पे दांव लगाना। और पैसा जैसे डूब सकता है, दूसरा मुझे छोड़ के जा सकता है, फिर भी विश्वास करना। दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है, फिर भी विश्वास करना। दूसरा मेरा दिल तोड़ सकता है, फिर भी विश्वास करना। वो रिस्क लेना। तो रिस्क सिर्फ फाइनेंशियली थोड़ी होती है, इमोशनल भी होती है, मेंटल भी होती है, ये भी होती है। ठीक है? तो जब आप दूसरों पे रिस्क लेने के काबिल हो जाते हो, तब आपके बी क्वाड्रेंट में आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों को काबिल बना रहे हो। हाँ, बी इज बिजनेस क्वाड्रेंट। ये बिजनेसमैन है ही नहीं, ये सेल्फ डिपेंडेंट प्रोफेशनल है। सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ, तो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ की एक लिमिट है, सेल्फ की एक लिमिट है। तुमको पढ़ना भी है, तुमको इंप्लीमेंट भी करना है, तुमको ये भी करना है, तुमको वो भी करना है, सब, हाँ, सब अगर तुमको करना है तो दिन के 10 घंटे तो बुक है तुम्हारे। अब तुमको दांव लगाना पड़ेगा दूसरों पे कि दूसरे वो में काम करेंगे और मेरी ही काबिलियत से करेंगे। अब दिन के मेरे पास दिन में 10 घंटे का काम होता है, दिन के 24 घंटे हैं। अब मैंने एक काबिल आदमी बना लिया, मेरे जैसा काबिल या मेरे से भी काबिल। अब मेरे पास दिन के कितने घंटे हैं? 48 घंटे हैं। अब मेरे पास नहीं, अब हमारे पास दिन के कितने घंटे हैं? 48 घंटे हैं। फिर मैंने एक और काबिल आदमी बनाया, मेरे जैसा है, मेरे से भी काबिल। अब हमारे पास दिन के कितने घंटे हैं? 72 घंटे। ये भी आ गया, बन भाई काबिल बन, बन जा। इधर 2 लोग पक रहे हैं, इधर 2 लोग पक रहे हैं, ठीक है, आजा। अब हमारे पास दिन के कितने घंटे हैं? 96 आवर्स। आजा भाई। अब दिन के कितने घंटे हैं? 120 आवर्स। ये इस पे दांव लगाने की किमाश, इस पे दांव लगाने का किमाश, इस पे दांव लगाने का किमाश, इस पे दांव लगाने का किमाश, जबकि मुझे पता है कि हो सकता है ये ना टिके। मुझे पता हो सकता है कि चारों ही ना रहे, फिर भी वो दांव लगाने का किमाश। और एट द सेम टाइम इधर पक रहे हैं 2 लोग और। वो सिस्टम की बात है। अब वो बी क्वाड्रेंट में जाना तुम्हारा, नेक्स्ट प्लीज, अब वो बी क्वाड्रेंट में जाना तुम्हारा शुरू हो गया। अब वो बी क्वाड्रेंट में जाना तुम्हारा शुरू हो गया। जब तुम दूसरों पे दांव लगाने लग जाओ, वो लगाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ये जानते हुए को विश्वास तोड़ सकता है। शादी की थी ना, की थी ना, रिस्क था, था रिस्क था, रिस्क था। उस साला जिंदगी का सबसे बड़ा तुमने रिस्क ले लिया, अब इस रिस्क से डरते हो। ये क्या है? ये क्या है? वहां तो बड़ी जल्दी थी। हाँ, मेरा एक दोस्त बोलता है सबसे ज्यादा खर्चा तो मैंने शादी करके करा होता है। हाँ, जरूरत है मैं कहीं भी जाऊं कुछ भी पैसा ऐसे रोज करूं तो हाँ, खर्चा लगेगा ही ना, आटे का ना दाल का ना होटल में जाके हाँ, अच्छा ऐसा क्या? साड़ू भाई, अच्छा अच्छा, साड़ू हो आप लोग? अच्छा अच्छा, एक ही शहर। हाँ हाँ, साड़ू मतलब क्या है पता है? एक ही कंपनी से धोखा खाए हुए 2 ग्राहक। क्या क्या ये अपने साड़ू भाई को याद कर रहे हैं? एनीवे, सो तो भाई जब ये इतना बड़ा रिस्क ले लिया और उसको निभा रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता था ना, कुछ भी हो सकता था।
तो ये जब आप दूसरों पे दांव लगाने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, दूसरों पे विश्वास और उस विश्वास के बेसिस पर पैसा लगाना, तब आपका सिस्टम ये बनने लग जाता है, तब आप बी क्वाड्रेंट में आ जाते हो, दूसरों से काम करवाने की। बट अगेन यहां पे देखो, वो दूसरों पे विश्वास करता है, दूसरों पे विश्वास करता है, ये करता है, परंतु उसको ये अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन है कि फंडा हमेशा जो है वो 1/3 ही रहेगा। क्या है 1/3? किसको याद है? 1/3 क्या है? हाँ, 1/3, पहला 1/3 क्या है? कौन? ओके, पहला 1/3 ये है जो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, एक्चुअली आप रिवर्स में बता रहे हो, पर चलो चलेगा। दूसरा 1/3 क्या है? ओके, फिर तीसरा 1/3 क्या है? तीसरा तिहाई क्या है? ओके, चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। वो एंटरप्रेन्योर इस बात को जानता है कि पूरी दुनिया में, और जो नहीं जानता उसको मैं सिखा देता हूं कि पूरी दुनिया में, भले दुनिया की कोई भी कंपनी रहे, लोगों का आना जाना हमेशा 1/3 के अरेंजमेंट में ही रहेगा। 1/3 विल ऑलवेज बी आया राम गया राम। एंटरप्रेन्योर सबसे पहले इस बात को समझता है, यार बंदा छोड़ के जा सकता है, और किसी को छोड़ के जाना है तो उसका हक है, जाने वाले को हम रोक नहीं सकते। वो उसको ना दिल पे नहीं लेता कि अरे कैसे छोड़ के चला गया मेरे को, नहीं, वो चतुर है, वो एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है छोड़ के, तो वो अपना बैकअप अरेंजमेंट वो रखता है। तो 1/3 आया राम गया राम। ये आया राम गया राम कैसे रहता है? 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। और कुछ ऐसे भी रहते, वो उनमें से कुछ ऐसे तो जो बोलते हैं कि सर मेरे को जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, जो भी है। और कुछ ऐसे भी रहेंगे जो लंच में चले जाएंगे, उसके बाद फोन ही उठाना बंद कर देंगे। लंच में गया, अब फोन ही नहीं उठा रहा, ऐसे भी रहेंगे। उसको पता है वो बेवजह चिढ़ के गाली गलौज नहीं करता, उसको पता है यार इंसान लोग ऐसे होते हैं, करेक्ट है, अलग अलग होते हैं, इंसान अलग अलग होते हैं। ये वो व्यक्ति जानता है जिसका एक से ज्यादा बच्चा हो। साला अपना ही बीज, अपना ही बीज, अपना ही गार्डन, जिसके 2 बच्चे हैं वो जानता है इंसान कितने अलग अलग हो सकते हैं, है ना। यहां कईयों की दुखती रग को मैंने हाथ, दूसरा बच्चा होता है यार ये किसके जैसा निकल गया यार, होता है कि नहीं होता है? तो जब बच्चों में ऐसा होता है तो यार ये तो पूरी दुनिया जहान के लोगों में हो, ये एंटरप्रेन्योर समझता है और दुखी नहीं होता जब कोई जाने की बात करता है। तो 1/3 हो गया आया राम गया राम। 1/3 होते हैं मिड टर्म, 2 साल, 3 साल, 4 साल। भैया इस नियम को तुम नहीं बदल सकते, इसको स्वीकार करो और वैसा क्या बनाओ, इस तथ्य को स्वीकार करो ना यार कि लोग अलग अलग होते हैं। तुमने अपने बच्चों के मामले में स्वीकार कर लिया ना, दूसरा बच्चा जब हुआ तुमने कर लिया ना स्वीकार, और जिनको अभी दूसरा बच्चा होने वाला है वो उनको समझ में आएगा अभी, ठीक है। तो दूसरा 1/3 हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और तीसरा 1/3 हो गया तो उसको धक्का मार के निकाल, वो नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा, वो नहीं जाएगा, तुम कुछ भी करो वो नहीं जाएगा। ना पहले 1/3 में दुखी होने की बात है, हेलो, न तीसरे 1/3 में बहुत खुश होने की बात है। क्या? हाँ, न कहीं न खुशी न गम, या कहीं खुशी कहीं गम। अब जो ज्वाइन करता है, मुझे पता है क्या कि वो कौन से 1/3 में आएगा? मुझे पता है क्या? मुझे नहीं पता है। अरे भैया रेल चल रही है बिजनेस की, कोई बिलासपुर में चढ़ता है, बोलता है सर जिंदगी भर साथ रहूंगा,
भाटा पारा उतर जाता है, राइट? भाटा पारा उतर जाता है। कोई चढ़ता है, बोलता है सर भाटा पारा में चढ़ता है, बोलता है सर तिल्दा तक हूं साथ में बस, ठीक है। वो ट्रेन पहुंच गई, इधर जाएगी तो कहाँ मुंबई पहुंचेगी, है ना, भाटा पारा तिल्दा जाएगी तो मुंबई, वो मुंबई आ जाता है, वो ट्रेन में ही बैठा रहता है। धंधा खत्म भी अगर हो जाए ना तो एंटरप्रेन्योर के साथ में बैठा है, सर कहाँ जाऊंगा, आप ही के साथ रहता हूं, राइट? तो जो ज्वाइन कर रहा है ये इन तीनों में से कौन सा है हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार कर लो कि हमें पता नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है, यार ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लड़का लग रहा है, पर मुझे पता नहीं ये कितना टिके, कौन से 1/3 में, तो वो उस पर दांव लगाता है, लेकिन एक सिस्टम के तहत बैकअप अरेंजमेंट रखता है। मैं हमेशा पूछता हूं अपने 5 डे कोर्स में, इसमें कितने लोग पहले जॉब किया करते थे, तो कुछ लोग बोलते हैं मी, वो कमेंट में इधर मी, बोले तुमने जॉब छोड़ा, यहां पे कोई था जो जॉब करता था? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।